ओके अब हम लोग अपना थर्ड एंड लास्ट यूनिट करने जा रहे हैं एग्जामिशंस के अंदर, टैक्स हॉलीडे फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें घुसने के पहले ना मैं तुमको इसका पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर देखना तुमको एक एक चीज़ समझ में आएगा, डेट्स तक समझ में आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 10AA के एग्जामिशन के लिए लास्ट मौका है, इसके बाद नहीं होगा, मतलब अगले साल से, अगले असेसमेंट ईयर से ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसीलिए आना हुआ तो क्वेश्चन अभी आएगा वरना नहीं आएगा। सो लेट्स डिस्कस 10AA। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई स्टूडेंट अगर सोचता है कि सर ये 10 का 10AA है, तो बिल्कुल नहीं है सर। सेक्शन 10 अलग चीज होता है और 10AA ये एक अलग चीज होता है टोटली। पहले तो आप ये समझ लो, द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ये क्या फंडा है नहीं फंडा है आपको समझाते हैं। ये देखिए आप, भारत का ये ट्रायंगुलर पेनिनसुला वाला पोर्शन है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग पूरा ओशन से कनेक्टेड हैं, ओशन से। तो इंडिया के पास एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं समुद्र के रास्ते से, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है और हमारे यहाँ सैकड़ों साल से चलते हुए आ रहा है, ओके। गवर्नमेंट क्या करता है, यहीं पे आसपास के जो इलाके होते हैं अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं कि सब समुद्र के पास में होगा, इनलैंड में भी होते हैं, पर मोस्टली समुद्र के पास वाले इलाकों को ग्रो करने के लिए भारत सरकार उस पूरे एरिया को, ये एरिया साइज में बहुत बड़ा होता है, मतलब अपने आप पे पूरा एक सिटी टाउन जितना बड़ा एरिया होता है, इसको भारत सरकार घोषित करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल के। इसके ऊपर एक कानून बना था, SEZ एक्ट 2005, और कानून बनने के इमीडिएटली बाद ये सेक्शन आ गया था 10AA फॉर गिविंग एग्जामिशन, इमीडिएटली बाद आ गया था, ठीक है। सेज एक्ट 2005, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, मैं पूरा बता रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को। ये कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मेड इन चाइना है, मैं नाम नहीं लिखूंगा, मेड इन चाइना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चाइना का इतना ग्रोथ कैसे हुआ, ऐसे ही तो हुआ। चाइना ने अपने इलाके के बहुत सारे एरियाज को इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया, और उनको लोग सेस नहीं बोलते थे, नाम दूसरा था, और वहां पे टैक्स हॉलीडे देने लगे। क्या बोला, टैक्स हॉलीडे, मतलब इतने सालों तक आप छुट्टी मनाओ, आपको टैक्स देना ही नहीं है। तो हुआ क्या, जितनी भी विदेशी कंपनियां थी, अमेरिकन कंपनीज, जिनको एशिया के अंदर अपना माल बेचना था सस्ते पे, उन सब ने दौड़ के आए और चाइना के उन इलाकों में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां डाल दी। आज देखो बड़े से बड़ा फैक्ट्री आपको चाइना मिलेगा, अब कोरोना की वजह से जा रहा होगा वो बात और है, इसी के वजह से स्टार्ट हुआ था, वहां पे सारा फैक्ट्री डल गया, देवर एंजॉइंग ह्यूज टैक्स बेनिफिट्स। लेकिन उससे क्या हुआ, चाइना को बड़े बड़े फायदे हुए। नंबर 1, चाइना में सारे बड़े ब्रांड्स आ गए, तो जो चाइना के ऊपर एक मेड इन चाइना का गंदा टैग था कि मेड इन चाइना मतलब खराब माल है, वो टैग हट गया, बिकॉज एप्पल भी चाइना में बन रहा है, सैमसंग भी चाइना में बन रहा है, ठीक है। दूसरा, चाइना गॉट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, तो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की वजह से चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ है हमसे ज्यादा हुआ, ठीक है। एंड चाइना इमर्ज्ड आउट टू बी वन ऑफ द चीपेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से पूरा उनका हर जगह स्प्रेड हुआ है। आज आप देख लो, कोई भी अमेरिकन टेलीविजन शो में कोई ना कोई एक चाइनीज कैरेक्टर बंदा पक्का रहेगा, जो वहीं पे कई पीढ़ी से बसा हुआ है। इतने इंडियंस भी नहीं जितने चाइनीज वहां जाके बस गए हैं, तो ये सब इसका कमाल है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी 2005 में लेके आई, और ये बहुत बड़ा इलाका होता है, एकदम पूरा शहर जितना बड़ा इलाका होता है। अब सपोज ये पूरा एरिया, ये एक सिटी जितना बड़ा एरिया, इसको भारत सरकार ने बोला भाई ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एज बिग एज अ सिटी ऑलमोस्ट, और यहां कुछ नहीं था, जंगल वंगल होते थे। तो भारत सरकार ने बड़े बड़े डेवलपर्स को बुलाया, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, छोटे मोटे वो बिल्डिंग बनाने वाले नहीं, उनके बाप, रियल एस्टेट डेवलपर्स, उनको बोला कि आप आओ और उस एरिया को पूरा डेवलप करो इनटू अ सिटी। वन ऑफ देम इज रिलायंस, इफ यू डोंट नो। रिलायंस हर चीज करता है, ठीक है। रिलायंस सेज डेवलपर, ये एक अलग से इनका कंपनी है, रिलायंस सेज डेवलपर, दे आर नोन एज सेज डेवलपर। सेज डेवलपर लोग क्या करते हैं, ये पूरे इस जंगल को शहर बना देंगे। जो जो सुविधाएं होती हैं टेलीकॉम फैसिलिटी के लिए सब आपको मिलेगी, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे रोड्स, ब्रिजेस, हाईवे सब बनाया जाएगा फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस। यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस लगाई जाएंगी, बिल्डिंग्स बनेंगे, सब कुछ, मतलब आप एक जंगल को एक शहर में कन्वर्ट कर रहे हो। दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जो सेस को डेवलप करे उसे बोलते हैं सेस डेवलपर,
ठीक है, रिलायंस ये काम भी करता है। ये बन गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इनका मेन मकसद क्या था, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ पे ऑफिसेज लगेंगे, यहाँ पे स्कूल्स बनेंगे, सब कुछ, मतलब ये अपने आप में शहर है। एक शहर में जीवन जीने के लिए जो जो चाहिए सब कुछ यहाँ रहेगा। और इनका एक ही मकसद रहेगा मेन, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट। पूरा फोकस एक्सपोर्ट पे रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से भारत का जीडीपी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, ठीक है, ये सब चीज़ में ग्रोथ आता है, प्लस पॉपुलेशन स्प्रेड बढ़ता है। पॉपुलेशन स्प्रेड एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले टाइम पे। आज के दिन क्या होता है, सारे जो अगल बगल के लोग हैं वो केवल कुछ शहरों में आके घुस जाते हैं, तो शहर ओवर पॉपुलेटेड हो गए, जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अगर हम लोग हिंदुस्तान के अंदर 100, 200, 500 और नए सिटीज़ क्रिएट कर पाएँ तो हमारी जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो पॉपुलेशन का स्प्रेड बढ़ता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ अंडर डेवलप्ड एरिया पूरा सिटी बन गया, मेनी बेनिफिट्स, एंड इट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इसमें कोई बोलने की बात है ही नहीं, ठीक है, दैट इज द सीन। अब क्या होता है, ये गवर्नमेंट ने ये सेज इलाका है, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, दिस इज योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला जो इलाका है वो अपने आप में एक फॉरेन टेरिटरी की तरह माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेस। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर जो एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग डीटीए। पूरा समझ में आएगा, एकदम ध्यान देना अच्छे से। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, जैसे मैं कैलकाटा में बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ तुमको, ये क्या है, ये सेज है कि डीटीए। अगर तुम जहाँ भी रहते हो वो इलाका अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है तो वो क्या है, वो डीटीए है। डीटीए मतलब फुल फॉर्म देखो, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब टैक्सेस जैसे नॉर्मल लगता है वैसे ही लगेगा आपको, ठीक है। अब कमिंग बैक टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रेसिडेंशियल एरिया और एक होता है कमर्शियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि भाई ये शहर है, शहर में जो भी लोग काम करेंगे रहेंगे भी तो सही, तो उनके लिए आपको स्कूल, हॉस्पिटल, वो सब तो सब बनाना पड़ेगा ही ना, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, सबको जीने के लिए जो चाहिए सब। और कमर्शियल एरिया में ऑफिसेस, कमर्शियल एरिया में फैक्ट्री हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑफिसेज हैं, सब कुछ। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स, यूनिट्स इन सेज। यूनिट्स मतलब फैक्ट्री, ऑफिस वगैरह इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब कमर्शियल एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने एक एरिया डिमार्केट कर दिया, बोला ये वाला जो एरिया है ये एरिया डिमार्केट कर दिया, बोला ये होगा IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, IFSC। इसके अंदर तमाम बैंकिंग यूनिट्स वगैरह आके बैठ जाएंगे, जिनका काम रहेगा डॉलर में लोन देना, लेना, अकाउंट खोलना, वो सब। तो अब यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, सब कुछ है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रहा है। अब यहाँ से मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। हाँ, देखना एक सेकंड। जो भी माल प्रोडक्शन होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो दो जगह जाएगा, या तो वो हिंदुस्तान में ही बिकेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, या फिर वो विदेशों में बिकेगा, ठीक है, ज्यादा विदेशों में ही बिकेगा। इतने सारे एरोस का मतलब है ज्यादातर एक्सपोर्ट के लिए बना है ये। डोमेस्टिक सेल्स बहुत कम होगी,
अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो इंडिया में ही दूसरे इलाकों में माल बेच रहे हैं तो उसको डोमेस्टिक सेल्स बोलते हैं, बिकॉज इट इज बीइंग सोल्ड इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई माल बना और वो कैलकाटा में आ गया, बॉम्बे में आ गया, बेंगलोर में आ गया बिकने के लिए, तो भाई वो डोमेस्टिक सेल है। और फॉरेन कंट्री में जो माल बेचोगे उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट सेल। तो इनका ज्यादा क्या होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और डोमेस्टिक सेल्स कम होता है। दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल टर्नओवर, दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल टर्नओवर। अब सर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में कब आया? अभी अभी आपको बताया था, कानून बना 2005 में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, 2005 में। तो 2005 में जब ये कानून बना, इन्होंने सीधा बोला 15 साल यानी 2020 तक, 2005 2020 चल रहा है, तो 15 साल तक टैक्स हॉलिडे, 15 साल तक इनको क्या होगा, टैक्स हॉलिडे मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम 1/4/2005 till 1/4/2020 इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और गुड्स, 1/4/5 से लेके 1/4/20 तक, क्योंकि कानून 2005 में आया। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का रेंज बता रहा हूं मैं, दिस इज प्रीवियस ईयर। अगर आप इसको असेसमेंट ईयर के टर्म्स में सोचोगे तो 1/4/2006 से लेके 1/4/21, क्योंकि बेयर एक्ट में जब आप जाओगे ना तो वहाँ असेसमेंट ईयर के टोन में लिखा हुआ है, वहाँ असेसमेंट ईयर के टोन में लिखा हुआ है, इसलिए वो एक साल आप बढ़ा के लिख दो। ठीक है, सोचने वाइज ना प्रीवियस ईयर इज मोर कंफर्टेबल व्हेन यू आर डूइंग द एक्टिविटी रादर देन द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 1/4/5 से लेके 1/4/20 तक है, 15 साल तक आया टैक्स हॉलिडे। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये लास्ट है, 1/4/5 के पहले होना चाहिए, मतलब 1/4/2020 के पहले होना चाहिए, मतलब 31/3/2020 तक हो जाना चाहिए वो। तो जो हो चुका अभी 31 मार्च 20 खत्म हो गया, तो ये वाला जो असेसमेंट ईयर चला 2021 ये इसका लास्ट असेसमेंट ईयर है। इसके बाद ये आपको 10AA नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये है पूरा ज्ञान। बेयर एक्ट आपको दिखाता हूं, ये देखो बेयर एक्ट है, कैन यू सी दिस, सेक्शन 10AA इनकम टैक्स एक्ट, इधर पहला वाला में आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट इसको मैं अंडरलाइन नहीं करता, ये इंटरनेट से है। यूनिट, मेरा उंगली जहां देख रहा हूं वहीं से पढ़ो। यूनिट हु बिगिंस टू, यूनिट मतलब फैक्ट्री ऑफिस, हु बिगिंस टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग्स or provide any services during the previous year relevant to the assessment year commencing from 1st of April 2006 but before 1st of April 21। तो ये असेसमेंट ईयर से, अगर प्रीवियस ईयर बोलोगे तो 2005 से 2020, बिफोर, यहां क्या लिखा है देखो, बिफोर 1st of April 21। तो वैसे प्रीवियस ईयर वाइज देखो तो बिफोर 1st अप्रैल 2020 यानी 31 मार्च 2020 दैट वाज द लास्ट डेट। उस दौरान अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करोगे, प्रोड्यूस करोगे, सर्विसेज दोगे, वन सेकेंड, आई हैव टू ऐड पेजेस। वन सेकेंड, हाँ, तो अब आप देख लो इधर 1/4/5 से 31/3/20 तक आप जो भी मैन्युफैक्चर वगैरह करके बेचोगे, उससे जो भी आप कमाओगे उस पर आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। तो ये 15 साल का टैक्स हॉलिडे था जो सर अब खत्म हो गया। बस ये जो असेसमेंट ईयर चल रहा है इसमें जो एग्जाम होंगे 31 मार्च 2021 के पहले तक जो भी एग्जाम्स होंगे उसी में ये आ सकता है, उसके बाद ये आएगा ही नहीं, हट जाएगा ये। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब जो इनको टैक्स हॉलिडे मिला वो सर कैसे मिला, ऐसे मिला, बता रहा हूं। ईयर 1 से लेकर पहले 5 साल तक 100% टैक्स हॉलिडे, मतलब 100% एग्जाम्शन है। ओके, ईयर 6 से ईयर 10 तक 50% एग्जाम्शन मिलेगा, ईयर 11 से ईयर 15 तक 50% कंडीशनल एग्जाम्शन है। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपको सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डालना पड़ता है। तो 15 साल का जो टैक्स हॉलिडे इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बकेट्स ऑफ 5 ईयर्स। पहले 5 साल में 100% आपको एकदम एग्जाम्शन है, फिर 50%, फिर 50% सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, ये है। अच्छा, अब आपको याद रहे
exemption is on profit from exports. Profit from exports. No exemption on profit from डोमेस्टिक सेल्स। मतलब सेस के अंदर जो फैक्ट्री है वो लोग अगर माल बनाकर डोमेस्टिक इंडिया में बेच रहे हैं तो भैया उस लिए तो आपको एग्जाम्शन हम दिए नहीं थे, तो उसका एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। अगर आप विदेश में एक्सपोर्ट करोगे तब आपको एग्जाम्शन है। तो हम लोग को क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर के अंदर दे विल गिव अस टोटल सेल्स, इतना एक्सपोर्ट हुआ, इतना इंडिया में बेचे, तो हम लोग को क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। एक्सपोर्ट सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, उतने फ्रैक्शन का ही एग्जाम्शन मिलेगा आपको। डोमेस्टिक सेल वाले पोर्शन पे आपको कोई एग्जाम्शन नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। ये सेज एक्ट 2005 में आया था, 15 साल का स्ट्रेट तब से निकाल दे टैक्स हॉलिडे लो। तो अब ये लास्ट है, बस 31 मार्च 21 के पहले जो आना है, एग्जाम्स होने हैं जो भी जब भी उसी पे है, नहीं तो फिर ये नहीं एप्लीकेबल है। आई गेट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या फंडा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। नाउ कम टू दिस वन, आई विल डू अ क्वेश्चन ऑल्सो विथ यू। ये रहा, वो सब लिखा हुआ है। 1 अप्रैल 2005 से चालू होगा, 15 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन, टोटल प्रॉफिट्स इनटू टर्नओवर फ्रॉम एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर। ठीक है, दिख रहा है फ्रैक्शन 100%, 50-50 कंडीशनल, ये इंपॉर्टेंट। अगले साल से कोई ये सब चीज पे नहीं होने वाला। ओके, अब आओ इसका एक सम्स देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, मस्त सम्स है एकदम। रुद्रा लिमिटेड, मैट का सम्स है इंस्टीट्यूट के। रुद्रा लिमिटेड हैज 1 यूनिट एट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अदर यूनिट एट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अब ये रुद्रा लिमिटेड कंपनी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी एक फैक्ट्री है और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी एक फैक्ट्री है। तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो फैक्ट्री है वहां से वो लोग जो भी सेल करें, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, कोई टैक्स हॉलिडे नहीं है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो भी माल एक्सपोर्ट होगा उस पे इनको ये मिलेगा टैक्स हॉलिडे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भेजेंगे, उस पर कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। द कंपनी प्रोवाइड्स यू फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल्स। बोला रुद्रा लिमिटेड का टोटल सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, नेट प्रॉफिट इतना है और जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वाला जो यूनिट है इनका उससे इतना है। तो अपने अगर रुद्रा लिमिटेड के टोटल फिगर से डीटीए माइनस करेंगे तो अपने को सेस मिल जाएगा, वेरी सिंपल। तो सेस का कितना होगा वो अपने माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे। ये लो, ये रहा वर्किंग नोट। ये रहा वर्किंग नोट, देखो रुद्रा लिमिटेड कंपनी, इनकी टोटल सेल्स 6 करोड़ है, एक्सपोर्ट सेल 4 करोड़ 60 लाख है, नेट प्रॉफिट है 80 लाख। ठीक है, अब रुद्रा लिमिटेड का ये टोटल फिगर्स अपने को दिया है और बोला डीटीए में ये हुआ था, डीटीए का भी फिगर्स अपने को दिया हुआ है उन्होंने। डीटीए का बोला था टोटल इतना, एक्सपोर्ट इतना है और नेट प्रॉफिट इतना है। ओके भाई, डीटीए के अंदर याद रहे, मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं, डीटीए में अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, देखो इधर देखो, डीटीए के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो भी उस पर आपको ये नहीं मिलेगा टैक्स हॉलिडे, आपको सेस का निकालना पड़ेगा, सेस से कितना हुआ। ठीक है, यू हैव टू गेट दैट पॉइंट। तो अपने क्या करेंगे, रुद्रा का टोटल फिगर्स है माइनस डीटीए का फिगर्स, वी विल गेट सेस का फिगर्स। टोटल सेल 6 करोड़ माइनस डीटीए का सेल 2 करोड़ 4 करोड़, मतलब सेस में टोटल सेल कितना हुआ है 4 करोड़। रुद्रा का टोटल, मैं सब क्लियर करूंगा सर, मेरी बात सुनो। डोमेस्टिक एरिया से वो जो भी माल बनाएगा, चाहे हिंदुस्तान में बेचे चाहे बाहर, कोई एग्जाम्शन नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी माल बनाएगा, इंडिया में बेच दिया डीटीए में तो कोई एग्जाम्शन नहीं, बाहर एक्सपोर्ट में बेचा तो एग्जाम्शन। तो पूरा कैलकुलेट करवाऊंगा, देखो इधर 6 करोड़ रुद्रा का टोटल सेल है माइनस डीटीए का सेल, सेस का सेल 4 करोड़, पर वो 4 करोड़ क्या पूरा एक्सपोर्ट है? नो सर, रुद्रा का टोटल एक्सपोर्ट 4 करोड़ 60 लाख का है माइनस डीटीए से जो एक्सपोर्ट हुआ 1 करोड़ 60 लाख, जिसपे कोई एग्जाम्शन नहीं है, तो बचा कितना 3 करोड़। यानी हमको समझ में आ रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टोटल टर्नओवर 4 करोड़ का है, पर उसमें से एक्सपोर्ट 3 करोड़ का है। तो ऐसे तो इन्होंने 4 करोड़ 60 लाख का एक्सपोर्ट किया है, पर उसमें डीटीए से एक्सपोर्ट 1 करोड़ 60 लाख जिसपे कोई एग्जाम्शन नहीं है, और ये क्या नाम है सेस से एक्सपोर्ट है 3 करोड़, इसी पे एग्जाम्शन है।
ठीक है। अब सेज में भी तो सर 4 करोड़ का माल बना है, पर एक्सपोर्ट 3 करोड़ हुआ है, मतलब डोमेस्टिक सेल कितना हुआ? 1 करोड़, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। दैट्स द थिंग, दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इनका जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा? टोटल टर्नओवर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन 4 करोड़, एक्सपोर्ट 3 करोड़, तो 3 करोड़ बाई 4 करोड़ 75% है कि नहीं? देख लो 75% कैसे निकाला। सेस में टोटल 4 करोड़ का माल एक्सपोर्ट बना है, 4 करोड़ का माल बिका है, 1 करोड़ नीचे डोमेस्टिक एरिया और 3 करोड़ एक्सपोर्ट, तो 3 करोड़ बाई 4 करोड़ 75% इज द फ्रैक्शन। तो इनको 75% ऑफ द प्रॉफिट का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। सो इनकी प्रॉफिट्स कितनी हुई है यहाँ पे? 60 लाख। 60 लाख इंटू 75%, ये तुम्हारा आएगा सॉल्व होके 45 लाख। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालो कि फ्रैक्शन कितना है। सर निकाल लिया 75%। सेल्स में प्रॉफिट कितना हुआ? 60 लाख का, तो 60 लाख का 75% कितना? 45 लाख। दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट, यू हैव नोन दिस, यू हैव अंडरस्टूड दिस। सर नाउ व्हाट इज द एग्जेम्पशन? सर अगर ये प्रॉफिट ईयर 1 to 5 के बीच में हुआ होता, अगर ये प्रॉफिट ईयर 1 to 5 के बीच में हुआ होता तो 100% पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता, मतलब 45 लाख का फुल एग्जेम्पशन हो जाता है इनका। लेकिन अगर ये प्रॉफिट ईयर 6 से 10 या 11 से 15 के बीच में होता तो इनको सिर्फ 50% का ही एग्जेम्पशन मिलता, 22.5 लाख का। ये आप समझ लो। थर्ड वाले में कुछ कंडीशंस भी होते हैं, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है। आप समझ रहे हो कैसे सॉल्व किया? वो समझो, मैथ समझो, एकदम सिंपल होगा। सेस का फ्रैक्शन निकालो पहले। सेस में टोटल सेल्स 4 करोड़, एक्सपोर्ट सेल 3 करोड़, 75% एक्सपोर्ट होता है, तो प्रॉफिट 60 लाख में से एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना? 75% ऑफ 60 लाख 45 लाख इज द प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट। यही आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। अब इसमें भी 100% की 50%। अगर ये आंकड़ा 45 लाख ईयर 1 to 5 के बीच में अगर हो रहा है 100%, बाद में हो रहा है 50%, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। तो वी हैव टू सॉल्व इट एंड कैलकुलेट। लेट्स सी, कैलकुलेट। ये 1920, अभी कौन सा साल चल रहा है इनका? 1920। तो 1920 का डेटा है। हमें बोला है कि एग्जेम्पशन निकालिए अज्यूमिंग इफ बोथ द यूनिट्स वर सेट अप एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑन दिस डेट। हमको बोथ द यूनिट से मतलब नहीं, हमको सेज से मतलब है। सेज वाला यूनिट अगर, आप सोचो, सेज वाला यूनिट अगर मैन्युफैक्चरिंग चालू करता 2012 में, तो फिर 19-20 उसका कौन सा साल चल रहा होता? यू हैव टू कैलकुलेट दैट। ये जो हमें डेटा दिए हैं ये 1920 के दिए हैं, ठीक है। अगर 12-13 में होता तो 12-13 1, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 8th, तब ये 8th ईयर होता। 22 मई 2012 को अगर मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ तो 12-13 इज योर फर्स्ट ईयर। ये तुम अपना ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हो बैठ के। 12-13, एक मिस हो गया बीच में। 13, 14, 15, 16, 17, तो अब खुद ही देखो 12-13 में अगर चालू हुआ होता तो दैट हैड बीन द फर्स्ट ईयर। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, तो अभी ये कौन सा ईयर चल रहा होता? 8th ईयर। तो अगर ये 8th ईयर है तो एग्जेम्पशन कितना है? 100% की 50%? 50%। पहले 5 साल 100%, फिर छठे से 10वें साल यानी 8वें साल में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 50% एग्जेम्पशन। तो 50% एग्जेम्पशन मतलब कितना? 45 लाख की 22.5 लाख, 22.5 लाख। ठीक है, एकदम डेट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए ये यूनिट्स बनते और मैन्युफैक्चरिंग चालू करना होता 14 मई 16 से, तो सर 14 मई 16 से अगर मान लो चालू किया होता यहाँ से 14 मई 16 से, तो ये फर्स्ट ईयर होता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन इट वुड हैव बीन
4th ईयर, और अगर 4th ईयर है मतलब ईयर 1 to 5 के बीच में, तो मतलब ये भी उसका चौथा साल चल रहा है, तो पहले 5 सालों में, तो वहां पे तो 100% एग्जामिशन है ना, तो पूरा 45 लाख का एग्जामिशन मिलता। अगर ये 8वां साल होता तो 22.5 लाख का एग्जामिशन मिलता। अगर ये चौथा साल होता तो 45 लाख का एग्जामिशन मिलता। चेक दिस आउट। एकदम सिंपल बता रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा मैथ्स क्वेश्चन, एकदम सिंपल अपने हिसाब सॉल्व करने का, ठीक है। सो इससे तुमको पूरा एक क्लियर हुआ कैसे सॉल्व हो कि कैसे निकल रहा है सब कुछ, तो ये खत्म होता है यहाँ पे। सो दिस एंड्स आवर एग्जामिशन का फुल डिस्कशन। एग्जामिशंस टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एग्रीकल्चर इनकम, अदर एग्जामिशंस अंडर सेक्शन 10 एंड 10AA। दिस इज अ डिफरेंट सेक्शन ऑल टुगेदर। तो अभी हम लोग का आज यहाँ पे एग्जामिशंस चैप्टर खत्म होता है। आई थिंक रफली 2 आवर्स की क्लास हुई है। एग्जामिशंस चैप्टर आप एक बार पूरा अच्छे से रिकैप कर लो, घर पे देख भी लेना, रिवाइज कर लेना, सम सॉल्व करते तो काम आता है। हम लोग का जो अगला चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 16, दैट विल बी टोटल, मतलब अल्टीमेट टैक्स रेट्स होंगे, रिलीफ होगा, मार्जिनल रिलीफ होगा, उसके अंदर GTI कैलकुलेशन, लंबे लंबे सम्स, वो सब आएंगे। ओके फाइन, थैंक यू।